दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा जनमत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक दल, दबाव समूह और जनमत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है संगठन, अवैधानिक साधनों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास या फिर वैचारिक एकता। तो आप देख सकते हैं अवैधानिक साधनों का प्रयोग ये राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए, जो समूह या संगठन समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है उसको दल कहते हैं। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। और राजनीतिक दल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे संगठन, मूलभूत सिद्धांतों की एकता, संवैधानिक उपायों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास और राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि। तो याद रखिएगा, राजनीतिक दल अवैधानिक नहीं बल्कि संवैधानिक और संविधान सम्मत सिद्धांतों और साधनों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ये विश्वास करता है कि प्रजातांत्रिक और सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्रीय होता है? ऑप्शन है रॉबर्ट मिचेल्स, ला पैलम्बोरा, सिडनी बर्बा या फिर एडमंड बर्ग। तो सही उत्तर रॉबर्ट मिचेल्स, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, जर्मन समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिचेल्स ने अपनी महत्वपूर्ण कृति पॉलिटिकल पार्टीज में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने जर्मनी के राजनीतिक दलों का विश्लेषण करते हुए लिखा कि किसी भी राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों पर नियंत्रण मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ स्टेट कहा जाता है? नौकरशाही को, न्यायपालिका को, प्रेस को या फिर राजनीतिक दल को? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रेस, ऑप्शन सी। दोस्तों, लोकतांत्रिक देशों में आप याद कर लीजिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का 3 स्तंभ माना जाता है और लोकतंत्र में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ स्टेट की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं। ब्रिटेन, भारत, फ्रांस या अमेरिका? तो सही उत्तर फ्रांस, ऑप्शन सी। दोस्तों, फ्रांस में सिविल सेवकों को राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने और उनकी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जबकि भारत और अमेरिका में सिविल सेवकों पर कठोर प्रतिबंध है। हाल के वर्षों में ब्रिटेन में उच्च पदीय सिविल सेवकों को छोड़कर अन्य सिविल सेवकों को सीमित राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध किससे है? ऑप्शन है अमेरिकी सीनेट की शक्तियों से, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की शक्तियों से, अमेरिकी राष्ट्रपति और संसद के बीच संबंधों से या अमेरिकी दल और चुनाव से। तो याद रखिएगा, कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः अमेरिकी दल और चुनाव से है। दोस्तों, इसके द्वारा अमेरिका के चुनाव का आरंभ होता है और अंत राष्ट्रपति के चुनाव से होता है। अगला प्रश्न है, कौन एक राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? आपको बताना है। बैठकें आयोजित करना, समाचार पत्र प्रकाशित करना, जुलूस निकालना या पोस्टर, पर्चा और अन्य राजनीतिक साहित्य निकालना। तो याद रखिएगा दोस्तों, समाचार पत्र प्रकाशित करना जो है ये राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है।
समाचार पत्र प्रकाशित करना, याद रखिएगा, राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है। हालांकि कुछ राजनीतिक दल अपने जो है अपना मुख्य पत्र या मुख्य समाचार पत्र प्रकाशित भी करते हैं, लेकिन ये इनका अनिवार्य कार्य नहीं है। राजनीतिक दलों के मुख्य कार्यों में आप देख सकते हैं प्रजातंत्र का संचालन संभव बनाना, राजनीतिक प्रक्रिया को स्थिरता प्रदान करना, जनता और सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करना, सत्तारूढ़ दल की निरंकुशता पर नियंत्रण रखना, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, सरकार के समक्ष मुद्दे प्रस्तुत करना, लोगों को शासन में भाग लेने का अवसर देना और राष्ट्रीय एकता स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कौन से कार्य नहीं हैं, आपको बताना है। लोकमत का निर्माण करना, सरकार का गठन करना, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, प्रेस को नियंत्रित करना। तो याद रखिएगा, प्रेस को नियंत्रित करना राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो सरकार का गठन करना है, साथ ही वह लोकमत का निर्माण और राजनीतिक चेतना का प्रसार करते हैं, लेकिन वो प्रेस को नियंत्रित नहीं करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है? पार्टी संविधान, सरकारी प्रतिबद्धता, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता या अभियान? तो सही उत्तर घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो की श्रेष्ठ परिभाषा राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ मुद्दों और कार्यक्रमों पर जन समर्थन प्राप्त करने और सरकार बनाने का प्रयास करता है। इन मुद्दों और कार्यक्रमों को वो चुनाव पूर्व जारी घोषणा पत्र के द्वारा जनता के समक्ष समर्थन के लिए प्रस्तुत करता है और इस प्रकार घोषणा पत्र कुछ मुद्दों और कार्यक्रमों के प्रति राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं। अगला है, लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी क्या है? चुनाव, सार्वजनिक सभाएं, प्रेस या राजनीतिक दल? तो सही उत्तर प्रेस या मीडिया। प्रेस, मीडिया, समाचार पत्र ये लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी हैं। प्रेस सरकार और जनता दोनों का नियंत्रक होता है और लिपमैन ने समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का धर्म ग्रंथ कहा है, याद रखिएगा। दोस्तों, लोकमत निर्माण के अन्य साधन में मानवीय तत्व, शिक्षण संस्थाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा, मंच, व्यवस्थापिका सभाएं और राजनीतिक दल हैं, जबकि चुनाव, आवेदन पत्र, स्मृति पत्र, वैधानिक आंदोलन और सत्याग्रह ये लोकमत अभिव्यक्ति के साधन हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विचारधारा राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है? राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में कौन सी विचारधारा मानती है? ऑप्शन है आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, फेबियनवाद या मार्क्सवाद? तो सही उत्तर मार्क्सवाद। मार्क्सवादी विचारधारा में राजनीतिक दल को श्रमजीवी क्रांति का अग्रिम दस्ता मानते हैं। दल ही श्रमिक वर्ग में क्रांति के विचार का प्रसार करता है, उन्हें क्रांति की कला की शिक्षा देता है और उन्हें अपने उद्देश्य में सफल बनाता है। यह न केवल शांति से पहले आवश्यक है बल्कि श्रमजीवी अधिनायक तंत्र की स्थापना के लिए और क्रांति के बाद भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक दल व्यवस्था यानी मॉडर्न पार्टी सिस्टम का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन है यूएसए में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या बेल्जियम में? तो सही उत्तर इंग्लैंड में। दोस्तों, अमेरिका में सबसे पहले फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट ग्रुप अस्तित्व में आए, जो बाद में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के रूप में संगठित हुए। वर्तमान में इन्हें ही आधुनिक दल प्रणाली का उदाहरण माना जाता है, जबकि दलीय प्रणाली का उद्भव सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश टोरी और व्हिग दलों की विचारधारा क्रमशः कौन सी है? तो सही उत्तर है टोरी दल अनुदारवादी और व्हिग दल उदारवादी। याद रखिएगा, ब्रिटिश टोरी और व्हिग दलों की विचारधारा क्रमशः अनुदारवादी और उदारवादी थी। यूरोप की पुरानी पार्टियों में से एक टोरी पार्टी का जन्म 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और वर्तमान की कंजर्वेटिव पार्टी का तार टोरी पार्टी से जोड़ा जाता है और ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति के तहत इस समय कंजर्वेटिव और श्रमिक दो दल हैं। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है।
तो सही उत्तर सत्ता प्राप्त करना। आप जान लीजिए किसी भी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। जब किसी भी दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना न होकर अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति या सिद्ध करना होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह में जो अंतर हैं उनको इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दबाव समूह का आकार और उद्देश्य दलों की तुलना में सीमित होता है। व्यक्ति कई दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है लेकिन कई दलों का सदस्य नहीं हो सकता। दबाव समूहों के विपरीत दलों के निश्चित सिद्धांत और कार्यक्रम होते हैं। दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्ति है किंतु दबाव समूहों का उद्देश्य सत्ता को इस प्रकार प्रभावित करना है कि उनके हितों की पूर्ति हो, और दल लक्ष्य प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि दबाव समूह संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पोलित ब्यूरो शब्द संबंधित है किससे? कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, साम्यवादी पार्टी से या समाजवादी पार्टी से? तो सही उत्तर पोलित ब्यूरो ये साम्यवादी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप जान लीजिए कि पोलित ब्यूरो शब्द ये साम्यवादी पार्टी में नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसे साम्यवादी पार्टी का बौद्धिक संगठन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को या भारत सेवक समाज को? तो सही उत्तर भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को। पूर्व कथित दबाव समूह की विशेषताओं को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को दबाव समूह माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, जनमत का वास्तविक अर्थ क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन का वास्तविक अर्थ ये है कि ऐसा मत जो सारे समुदाय के कल्याण या हित को ध्यान में रखे उसे जनमत कहते हैं। जनमत से तात्पर्य लोगों के उस मत से है जो सारे समुदाय या समुदाय के अधिकांश भाग के कल्याण को ध्यान में रखे। एक विचारक हैं लिपमैन। लिपमैन के अनुसार जनमत लोगों के मस्तिष्क की वे धारणाएं हैं जो अपने बारे में, दूसरों के बारे में, अपनी आवश्यकताओं, उद्देश्यों और संबंधों के बारे में रखते हैं। और एक विचारक हैं डूब के अनुसार जनमत का अर्थ है सामाजिक समूह के रूप में जनता का किसी प्रश्न या समस्या के प्रति रुख या विचार। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा है? स्वतंत्र प्रेस, सकारात्मक पत्रकारिता, सांप्रदायिक प्रचार प्रसार या राष्ट्रपति के भाषण? तो सही उत्तर सांप्रदायिक प्रचार प्रसार। दोस्तों सांप्रदायिक प्रचार प्रसार एक स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा है। सांप्रदायिकता, जातिवाद, वर्गीयता आदि भावनाएं स्वार्थपरकता, असहिष्णुता और संकुचित दृष्टिकोण को जन्म देती हैं, जिनसे स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा पहुंचती है। दूसरी ओर स्वतंत्र प्रेस, सकारात्मक पत्रकारिता, राष्ट्रपति का अभिभाषण स्वस्थ जनमत निर्माण के सहायक तत्व हैं। अगला प्रश्न देखिए, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जनप्रतिनिधित्व कानून, संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम या संविधान का 74वां संशोधन? तो सही उत्तर संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम, और ये दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाता है। भारतीय राजनीति में दल बदल के दुष्चक्र को रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया, लेकिन त्रुटिपूर्ण होने के कारण वो इस बुराई को दूर न कर सका। 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल की कुप्रथा को और प्रतिबंधित कर दिया गया और इस अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब संघ या राज्य में लोकसभा अथवा विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या नहीं होगी, लेकिन छोटे राज्यों के लिए मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 रखी गई है। दल बदल की व्यवस्था का वर्णन 10वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? भारत के संविधान में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में या दंड तथा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1969 में? तो
तो सही उत्तर है मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में किया गया है। एक समिति बनी थी, याद रखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति। इसकी सिफारिश के आधार पर मतदान पहचान पत्र यानी जो मतदाता पहचान पत्र एपिक होते हैं, ये जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में इसका प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है। जनता, संविधान, संसद या संसद और राज्य विधानसभा। तो सही उत्तर है भारत में राजनीतिक शक्ति जनता से प्राप्त होती है। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत मतदाता या जनता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उद्देशिका स्पष्ट करती है कि भारतीय संविधान का आधार जनता है और इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, दबाव समूह की मुख्य विशेषता है क्या। अनिश्चित कार्यकाल, प्रशासन में परोक्ष भूमिका, सर्वव्यापक प्रकृति या संवैधानिक साधनों का आवश्यक रूप से प्रयोग। तो सही उत्तर प्रशासन में परोक्ष भूमिका ये दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप की मुख्य विशेषता है। दोस्तों, दबाव समूह की मुख्य विशेषताएं जो उन्हें राजनीतिक दलों से अलग करती हैं कि ये चुनाव में भाग नहीं लेते, अपने हितों के लिए असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये प्रशासन को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। ये अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, आपको बताना है। मोस्का, कांट, F.A. बेंटले या सर जेम्स। तो सही उत्तर है A.F. बेंटले। सबसे पहले आर्थर बेंटले ने दबाव समूह सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज के लोगों का भाग, जिन्हें लोगों के अन्य समूहों से कटे हुए भौतिक पिंड के रूप में नहीं बल्कि गतिविधि के एक पिंड के रूप में माना जाता है, और इसी आधार पर बेंटले ने अपनी कृति द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में दबाव समूहों की गतिविधियों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, दबाव समूह ऑप्शन है हिंसक तरीके से अपना कार्य करवाते हैं, दबाव बनाकर अपना कार्य कराते हैं, क्रांति का सहारा लेते हैं या इनमें से किसी विधि का इस्तेमाल नहीं करते। तो सही उत्तर आप जान लीजिए दोस्तों कि दबाव समूह दबाव बनाकर अपना कार्य कराते हैं। दोस्तों, दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई प्रकार की युक्तियां अपनाते हैं, जिसमें अनुनय विनय, देखिए अनुनय विनय, सौदेबाजी, सीधी कार्रवाई, लॉबिंग जो कि विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हितों में कानूनों का निर्माण करवाना, दूर संचार सेवा यानी रेडियो, टीवी, प्रेस साधनों का स्वहितों की पूर्ति के लिए प्रयोग, निजी नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए आंकड़ों का प्रकाशन, गोष्ठियों का आयोजन, न्यायालयों में याचिका दायर करना और अपने समर्थक व्यक्तियों को चुनाव में दलीय प्रत्याशी मनोनीत करवाना, ये सभी आप जान लीजिए दबाव समूहों के कार्य करने की जो प्रक्रिया और तरीके हैं। अगला प्रश्न है, आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है। संस्थात्मक दबाव समूह आप देख सकते हैं, संस्थात्मक दबाव समूह, संवैधानिक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह या असमुदायात्मक दबाव समूह। तो याद रखिएगा, आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में संवैधानिक दबाव समूह शामिल नहीं है। आमंड और पावेल ने जो वर्गीकरण किया है, इनके वर्गीकरण में शामिल दबाव समूहों के 4 प्रकार हैं: संस्थात्मक, प्रदर्शनकारी, समुदायात्मक और असमुदायात्मक। इसमें संवैधानिक दबाव समूह शामिल नहीं है आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में। अगले प्रश्न पर आते हैं, अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। बहिष्कार, लॉबी प्रचार, विधि अभियोग या शांतिपूर्ण प्रदर्शन। तो सही उत्तर लॉबिंग या लॉबी प्रचार ये अमेरिका में या अमेरिकी दबाव समूहों द्वारा लॉबिंग प्रचार प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित करके अपने हितों में या
अपने हितों के आधार पर कानूनों का निर्माण कराना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं आपको बताना है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग हैं, दबाव समूह और राजनीतिक दल में कोई अंतर नहीं है, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते और दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते। तो 1, 3 और 4 आपके सही हैं। दोस्तों कथन 2 इसलिए गलत है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में कोई अंतर नहीं, तो ये गलत है क्योंकि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है, आप जान लीजिए। देखिए, दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर है और आप जान लीजिए कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में जो प्रमुख अंतर ये है कि दबाव समूह जो हैं वो शासन सत्ता में जो है सहभागिता नहीं चाहते हैं, न तो सत्ता की दावेदारी करते हैं, बल्कि ये अपने समुदाय के हितों के लिए शासन पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाते हैं। अगला है, निम्नलिखित देशों में किसमें दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या भारतवर्ष। तो सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय हैं। इसका प्रमुख कारण अपने हितों के प्रति जागरूकता और संसाधनों की उपस्थिति है। अमेरिका में दबाव समूहों के द्वारा जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने और अपने पक्ष में कानून बनवाने के लिए लॉबिंग व्यवस्था बहुत प्रचलित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि उपद्रव और प्रदर्शन प्रायः उदाहरण हैं किसके। ऑप्शन है संस्थात्मक हित समूह के, आप देखिए, समुदायात्मक हित समूह के, असमुदायात्मक हित समूह के या अप्रतिमानित हित समूह के। तो सही उत्तर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जान लीजिए कि उपद्रव और प्रदर्शन अप्रतिमानित हित समूह के उदाहरण हैं। आमंड ने दबाव समूहों को 4 वर्गों में बांटा है। संस्थात्मक दबाव समूह, प्रदर्शनात्मक दबाव समूह, चमत्कारित या अप्रतिमानित दबाव समूह और असमुदायात्मक दबाव समूह तथा समुदायात्मक दबाव समूह। आमंड के अनुसार अप्रतिमानित दबाव समूह प्रदर्शनात्मक या चमत्कारिक व्यवहार से युक्त होते हैं और प्रदर्शन, आंदोलन, रैली, दंगों आदि के रूप में प्रकट होकर अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूह के विषय में क्या सत्य नहीं है। देखिए, वे संगठित होते हैं, बिल्कुल सही है। वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, ये सही है। वे सरकार पर दबाव डालते हैं, सही है। वे चुनाव लड़ते हैं, ये आपका सही नहीं है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, ये अपने हितों को सिद्ध करने के लिए राजनीतिक दलों को चंदे देते हैं, जनमत तैयार करने और सरकार बनाने में उनकी मदद करते हैं, अपने काम पूरा करने के लिए संगठित होकर सरकार पर दबाव बनाते हैं और अपने पक्ष में कानून का निर्माण कराते हैं। तो याद रखिएगा, दबाव समूहों के विषय में ये कथन सही नहीं है कि वो चुनाव लड़ते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों का स्वभाव होता है कैसा। तो सही उत्तर दबाव समूहों का स्वभाव अदृश्य सरकार के रूप में होता है। दबाव समूहों की कार्यशैली के कारण इनको अदृश्य सरकार या इनविजिबल गवर्नमेंट कहा जाता है। एक विचारक हैं S.E. फाइनर, इन्होंने इसे एनानिमस एम्पायर या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। शुम्पीटर ने इसे वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में गुमनाम साम्राज्य के शासक की संज्ञा दी है दबाव समूहों को। अगला प्रश्न है, कौन दबाव समूह का कार्य नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है, दबाव समूह जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन है। दबाव समूह शासन के लिए सूचना एकत्र करने वाले संगठन हैं। दबाव समूह सरकारी निरंकुशता को सीमित करते हैं या दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं। तो सही उत्तर दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं, ये दबाव समूह का कार्य नहीं है। दोस्तों, दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं करते, वे संवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं। दबाव समूहों के कार्य और भूमिका देख लीजिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दबाव समूह जीवंत बनाते हैं, शासन के लिए सूचना एकत्र करने वाले संगठन के रूप में कार्य करते हैं, सरकार की निरंकुशता को सीमित करते हैं, समाज और शासन में संतुलन स्थापित करते हैं, व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार साधन के रूप में कार्य करते हैं,
क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के पूरक का कार्य करते हैं और कानून निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं, जिस कारण आज इन्हें विधानमंडल के पीछे विधानमंडल कहा जाता है दबाव समूहों को। अगले प्रश्न पर आते हैं। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, भौतिक विकास के लिए कार्य करना, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना या धर्म की रक्षा करना। तो सही उत्तर, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों का विकास करना है। दबाव समूह आधुनिक प्रजातंत्र के अभिन्न अंग हैं। ये अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की देन है। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों को सिद्ध करना है। दबाव समूहों की जो विशेषताएं हैं, इनका उद्देश्य सीमित होता है। औपचारिक और अनौपचारिक रूप से इनका संगठन होता है। संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का ये प्रयोग कर सकते हैं। सीमित और परस्पर व्यापी सदस्यता होती है। राजनीति और प्रशासन में परोक्ष भूमिका होती है। इनका कार्यक्रम अनिश्चित होता है और प्रकृति जो है सर्वव्यापी होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनमत का साधन या अभिकरण नहीं है? प्रेस, राजनीतिक दल, न्यायपालिका और रेडियो। तो सही उत्तर न्यायपालिका। न्यायपालिका जनमत निर्माण का साधन नहीं है। जनमत निर्माण के साधनों में समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, अन्य संचार साधन, सुसंगठित राजनीतिक दल, सार्वजनिक मंच आदि को शामिल किया गया है। लोकमत जनमत लोकतंत्र के लिए जरूरी है और सरकार के निर्माण, संचालन और उनकी सफलता के लिए अनिवार्य है। गिन्सबर्ग के शब्दों में जनमत अनेक मस्तिष्कों की अंतः प्रक्रिया से उत्पन्न सामाजिक तत्व है। और एक विचारक है किम्बल यंग, उनके अनुसार किसी एक निश्चित समय पर जनता के जो मत होते हैं उससे जनमत बनता है। अगला प्रश्न है। मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है किस पर? तो सही उत्तर, मैक्स वेबर का कार्य सरकार की वैधता पर संकेंद्रित है। वेबर के अनुसार एक व्यक्ति अन्य पर अपना प्रभुत्व 3 प्रकार से स्थापित करता है: पारंपरिक प्रभुत्व, करिश्माई प्रभुत्व और वैधानिक प्रभुत्व। वैधानिक प्रभुत्व का आधार कानून या विधि होता है और इसका सर्वोत्तम उदाहरण नौकरशाही है। तो नौकरशाही की विधिवत विवेचना और इस पर शोध कार्य मैक्स वेबर के द्वारा महत्वपूर्ण ढंग से किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों। दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप को तीसरे सदन या थर्ड हाउस का नाम प्राप्त कर लिया गया है। ये किसका विचार है आपको बताना है? फाइनर, ब्राइस, डायसी या लास्की। तो सही उत्तर फाइनर। दबाव समूहों को तृतीय सदन की संज्ञा फाइनर द्वारा दी गई है क्योंकि दबाव समूह अमेरिका में विधि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। ये किसने कहा है? ऑप्शन है लास्की, ब्राइस, लावेल या बर्क ने। तो सही उत्तर ये ब्राइस का कथन है। जेम्स ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज के एक भाग के 9वें अध्याय की पहली पंक्ति में उल्लेख किया है कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन और रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में आपने राजनीतिक दल, दबाव समूह और जनमत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2 कंप्लीट किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।